नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इस वक्त कई परतों में हलचल से भरी हुई है। एक तरफ सम्राट चौधरी की कल पहली कैबिनेट बैठक हुई, उसमें कई तरह के फैसले लिए गए। गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट का मजबूत मैसेज देने की कोशिश हुई उसमें। वहीं दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को देखें तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सवालों के घेरे में है। 33% आरक्षण की वकालत करने वाली पार्टी खुद 12.5% पर क्यों सिमट गई। इसी बीच बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लगातार हम बात कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा की सत्ता के नई समीकरण के बीच जो खींचतान चल रही है उसको लेकर, उनके फैसले पलटने, सम्राट चौधरी ने जिस तरह से विजय सिन्हा के फैसले को पलटा है उसको लेकर, कमांडर बयान को लेकर, क्या ये सिर्फ संयोग है, अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल तेज हो चुका है। अब बात होगी बड़े फैसलों, इन सवालों पर, इन मुद्दों पर। और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगविज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट मीटिंग थी कल। कई बिग टिकट डिसीजन लिए गए जो गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को दिखाते हैं। 1500 महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी देने का फैसला, इससे मोबिलिटी और फील्ड इफिशिएंसी बढ़ेगी। राज्य में 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप होंगे। अर्बन एक्सपेंशन और प्लान डेवलपमेंट पर फोकस। बाबा हरिहरनाथ टेम्पल कॉरिडोर के लिए 680 करोड़ जो है उसकी मंजूरी दी गई है। टूरिज्म और रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जिस तरह से फैसले लिए गए हैं। 75 ITI इंस्टीट्यूट के अपग्रेडेशन के लिए 3615 करोड़ दिए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है। IIT पटना को 305 करोड़। हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत जिससे होगा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर, फॉरेंसिक सेंटर पर, डिजास्टर रिलीफ सिस्टम को भी अप्रूवल मिला है। और सबसे अहम बात है कि मीटिंग एक दशक बाद जो है वो नीतीश कुमार जिस तरह से लेते थे और फिर ये पावर शिफ्ट हुआ, तो ये नीतीश कुमार के बाद जो 20 साल के बाद अचानक से बीजेपी का एक तरह से ये फैसला था। कैबिनेट मीटिंग में हाँ 2 जेडीयू के डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन बीजेपी की एक तरह से लीडरशिप बीजेपी की थी। देखिए, जहाँ तक कल के कैबिनेट की बैठक की बात है और जिस तरह आपने बताया कि बीजेपी ने जिस तरह का जो निर्णय लिया है, जो आदेश पारित हुआ है, उससे पहले सम्राट चौधरी दिल्ली होकर आए और वो आने के बाद वो कैबिनेट में आए। ये 2 डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के तरफ से थे और बीजेपी के सम्राट चौधरी थे। पहली बार ऐसा देखा गया कि 3 लोगों के बीच ही ये बड़ा निर्णय हुआ, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। मुझे यहाँ तक स्मरण है कि इस तरह की ये दूसरी कैबिनेट की बैठक थी। पहली तो शपथ लेने के बाद ही वो औपचारिक थी, मगर ये दूसरी बैठक थी। दूसरी बैठक में जिस तरह से सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिए हैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर, फिर एक 22 निर्णय लिए जिसमें 11 सैटेलाइट टाउन बनाने की ओर उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। और उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए जिसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी बात हुई है, जिसमें सोनपुर और भागलपुर को उन्होंने स्वीकृति दे दी है। जमीन सुल्तानगंज के पास, जबीनाथ के पास जो बनेगा वो हो रहा है। उसके अलावा एक बड़ा आदेश दिया गया है कि 11 टाउनों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कोई जमीन की खरीद बिक्री अभी नहीं कर सकता, न वो जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन करता है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि जमीन का अधिग्रहण करके 11 सैटेलाइट टाउन बनाने की बात है। ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई होगी तो अच्छी बात है। उसके अलावा आपने बताया दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भी तकरीबन 1.35 एकड़ भूमि आवंटित करने की बात हुई है। फिर हरिहरनाथ कॉरिडोर सोनपुर में कॉरिडोर जो बनाएगा 680 करोड़ की लागत से वो बनेगा। और पुलिस आधुनिकीकरण के बारे में आपने जो कहा कि 1500 स्कूटी पुरुष और 300 यानी तकरीबन 3200 बाइक
खरीदे जाएंगे, जिसकी राशि भी आवंटित कर दी गई है। मॉडर्नाइजेशन की ओर भी बात गई है, मगर मेन फोकस जो है कल की मीटिंग की, कल जो विधानसभा का एक दिवसीय सत्र होगा उस पर भी चर्चा हुई होगी। एक दिवसीय सत्र जिस तरह से बुलाया गया है अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, और वहाँ फ्लोट टेस्ट जिसको कहते हैं वो फ्लोट टेस्ट होगा। फ्लोट टेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि लोग समझ रहे हैं कि फ्लोट टेस्ट पर मैं आगे बात करूंगा आपसे कि फ्लोट टेस्ट एक बड़ा मुद्दा था कल के कैबिनेट का। और सम्राट चौधरी जिस तरह से आए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार अब तय है कि अब हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मगर मामला कहाँ फंसा है? मामला अभी भी फंसा हुआ है एनडीए में, वो विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर। विधानसभा अध्यक्ष की मांग जनता दल यूनाइटेड ने की है, और ये मैसेज लेकर सम्राट चौधरी दिल्ली भी गए थे कि विधानसभा का अध्यक्ष उन्हें मिलना चाहिए। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो दिखेगा कि क्या विधानसभा प्रेम कुमार ही चलाएंगे कि कोई प्रोटेम स्पीकर होगा। ये देखने वाली बात होगी। प्रेम कुमार क्योंकि अभी है अध्यक्ष, के लिए वो कल का चलाएंगे, और कल हो सकता है कि नए विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव की बात की हो, जो हो वो देखा जाएगा। मगर यहाँ फंसा हुआ है पेच ये। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि सम्राट चौधरी ठीक है, काम तो कोई करता है, मगर जिस तरह की योजनाएं हैं, जो योजना आपने बताई, ये योजनाएं नीतीश कुमार ने के कार्यकाल में आईआईटी वाली योजना आ गई थी, ये सारे उनके बनाए हुए ब्लूप्रिंट हैं जो कि वहां से पास कराए गए कि हाँ मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एक दो सैटेलाइट टाउन वाली बात एक नई बात हुई है, और ये सैटेलाइट टाउन अगर होता है जो बाहर जमीन है शहर से बाहर, उसको डेवलप करके सैटेलाइट टाउन जैसे अन्य जगहों पर बनता है, चाहे वो बेंगलोर में हो, नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, जिस तरह से विस्तार हो रहा है, गुड़गांव में हो सकता है वो कॉन्सेप्ट लाना चाहते हो। तो ये सारी बातें तो हो गई, मगर अब देखना होगा कि किस तरह से इसको विधानसभा में कल क्या होगा। और आपने कल का महत्वपूर्ण है। हम लोग समझ रहे हैं कि विधानसभा में तो वो पास तो कर ही जाएंगे। पास करने में उसके पीछे क्या रहस्य मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार की सर जेडीयू की नेशनल टीम बनी है। विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर कंट्रोवर्सी जो लगातार चल रही है, 24 मेंबर की कमेटी में सिर्फ 3 विमेन को जगह मिली है, यानी केवल 12.5%, जबकि पार्टी नारी वंदन अधिनियम जो 33% रिजर्वेशन की बात कर रहा था उसकी सपोर्टर रही है। कहकशा परवीन हुई, रूही तागुंग हुई और निवेदिता कुमारी को रोल मिले हैं, लेकिन बाकी जो 88% पोजीशन है वो मेन के पास है। वहीं संजय झा को फिर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया है और चंदेश्वर चंद्रवंशी को वाइस प्रेसिडेंट बनाकर ईबीसी पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की भी कोशिश दिख रही है। इसमें 2 सवाल उठ रहे हैं कि जो 33% रिजर्वेशन सपोर्ट करने वाली पार्टी जेडीयू है वो खुद 12.5% ही वुमेन को ला रही है, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन रियल एम्पावरमेंट है या बस पार्टी में टोकनिज्म बन के रह गया है। इसके अलावा किस तरह से ये जो 24 टीम के मेंबर बने हैं उसमें किस तरह से पार्टी जाति को भी साध रही है? देखिए, जहाँ तक 24 पदाधिकारियों की जो टीम नीतीश कुमार ने बनाई है उसमें आपने देखिएगा कोई बहुत बड़ा उलटफेर और ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने एक ही चीज चौंका देने वाली है, निशांत कुमार को यहाँ भी जगह नहीं दी नीतीश कुमार ने, और निशांत कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने नहीं रखा। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार एक जो अपने आइडियोलॉजी पर चलना जो चाहते हैं कि हम वंशवाद और परिवारवाद की मुखालफत नहीं करते, वो इन्होंने दिखाने की कोशिश। और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उन्होंने रिफ्यूज की, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही निर्णय होगा, वो निर्णय की ये एक नया हुआ। दूसरी बात आपने कही कि महिलाओं का की भागीदारी 12% है। देखिए, इसमें 24 लोगों में 12% की भागीदारी हुई। कहकशा परवीन है, निवेदिता है और एक और है, 3 लोग हैं। तो कहकशा परवीन जो है वो राज्यसभा की सदस्य भी रही, बहुत दिनों तक जनता दल यूनाइटेड में है। तो
मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ी बात करनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और उन्होंने लगातार महिलाओं को पंचायत स्तर से, पुलिस स्तर से ये कोशिश उन्होंने की है। मगर हाँ, जो ये आपने कहा कि जिस तरह से 33% वाला मसला है और जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है पूरे देश में कि ये पास नहीं होने दिया, तो नीतीश कुमार अगर 3 दिए हैं तो देना चाहिए, 2 और देने चाहिए, तो कम से कम 15% तो आना ही चाहिए था महिलाओं को, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में और भी ऐसी महिलाएं हैं जो कर्मठ से बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इसको अपने उन दायरे में रखा है जिस दायरे में वो हमेशा रहते हैं। आपने देखा कि संजय झा के बारे में चर्चा चलाई गई कि संजय झा हटा दिए जाएंगे, मगर देखिए संजय झा को कहाँ ला, उन्होंने वहीं पर रखा संजय झा को। और उपाध्यक्ष जो त्यागी थे, आपको याद होगा, उसकी जगह पर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आए, और कोषाध्यक्ष जो है आलोक कुमार एमपी को बनाया। उसके बाद अब आइए तो एनालाइज कीजिएगा, तो जो 12 लोगों को महासचिव की टीम बनी है उसमें अशोक चौधरी बहुत नीचे है, श्याम रजक को भी लाया गया, श्याम रजक को भी उनके ऊपर लाया गया और कहा अशोक चौधरी समझ रहे थे, क्योंकि अशोक चौधरी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव संगठन के नाम से जाने जाएंगे कि संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मगर नीतीश कुमार ने बहुत कायदे से आपने देखा कि मनीष वर्मा को भी लाया उन्होंने। जो हम लोग चर्चा करते थे कि मनीष वर्मा को क्या बनाएंगे, तो उन्हें भी महासचिव बनाया, क्योंकि मनीष वर्मा भी बड़े ही विश्वासी हैं नीतीश कुमार के। अशफाक अहमद को बनाया, श्याम रजक को बनाया, अशोक चौधरी को बनाया, रमेश कुशवाहा को बनाया, और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए। तो मोटा आप अगर मिलाएंगी तो 1-2 छोड़ के पूरी टीम लगभग वही है जो नीतीश कुमार की पसंद है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। और अब देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार की ओर जाएंगे, और मंत्रिमंडल के विस्तार में देखिए नीतीश कुमार बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, कुछ दिनों से काफी एक्टिव दिख रहे हैं, और उनका मानना है कि अब विधायक मत बैठिए यहाँ, कार्यकर्ता सब लोग क्षेत्र में ही लोगों से मिलते रहिए। वो तैयारी आगे की है। स्वास्थ्य कितना साथ देगा ये मैं नहीं कह सकता, शरीर का कोई भरोसा नहीं होता, मगर नीतीश कुमार अभी उस ये में है कि हम अपने पार्टी को और मजबूत करें। हाँ, आपका सवाल जायज है, महिलाओं का मसला है, महिलाओं के मसले में थोड़ी और दरियादिली नीतीश कुमार को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल जो, मैं ये नहीं कहता कि महिला आरक्षण बिल रद्द हुआ, परिसीमन की बात जो चली, महिला आरक्षण तो पास हो चुका था 2023 में, और वो कानून बन चुका था। और अब ये जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, न उसके पक्ष में न विपक्ष में। आप गौर करेंगे और देखेंगे तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए थोड़ा सेंसिटिव जरूर रहते हैं, और महिलाओं ने भी जमकर वोट दिया है उनको विधानसभा के चुनाव में। मगर हाँ, आपने सही पकड़ लिया है कि 12% क्यों दिया, क्यों नहीं इस मामले में और बढ़ाया महिलाओं को और भागीदारी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। सर, बीजेपी में भी लगातार जो अंदरूनी खींचतान के संकेत देखने को हमें मिले। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से राजस्व कर्मचारियों का निलंबन जो है वो रद्द किया, विजय सिन्हा के फैसले को पलटने जैसा माना जा रहा है इसको, फिर विजय सिन्हा का जिस तरह से कमांडर वाला बयान आया, और डिप्टी सीएम जेडीयू के पास होने से विजय सिन्हा की भी नाराजगी बढ़ी है कि कुछ तो उनको मिलता, अब उन पर फैसला हो रहा है कि क्या स्पीकर का पद विजय सिन्हा को दिया जा सकता है। लेकिन स्पीकर की जहां तक बात है, ये चर्चा चल रही है कि जेडीयू एक तो सबसे पहले कैबिनेट में ज़्यादा मंत्रियों की ज़्यादा संख्या चाहती है बीजेपी के कंपैरिजन में, और एक ये भी चर्चा चल रही है कि स्पीकर का पद छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है, बीजेपी भी नहीं रेडी है और जेडीयू को चाहिए स्पीकर का पद। देखिए, यहाँ तक हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह से विजय कुमार चौधरी की बातें चल रही हैं हवा में, और जिस तरह से
प्रेस सर्किल में, राजनीतिक गलियारों में कि विजय कुमार सिन्हा को पनिश किया गया। अभी तक पनिश कहाँ किया गया? देखिए, जिस तरह से अभी तक पनिशमेंट कहाँ हुआ है उनका, इसलिए नहीं हुआ कि जब चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार तो 2 डिप्टी सीएम था भाजपा। ये एक समझौता था, सैद्धांतिक समझौता था कि, और जब सम्राट चौधरी हुए तो 2 मिल गया जनता दल यूनाइटेड, तो फिर एक इनको डिप्टी सीएम का पोस्ट कैसे मिलेगा? ये किसी की, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई राजनीति होगी या, मगर हाँ, राजनीति अब दिखती है कि जब विजय कुमार सिन्हा, जो मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोगों का फोन आता है, हम लोग से पूछते हैं लोग क्या विजय कुमार सिन्हा को हटा देगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भूमि सुधार में, और कम से कम बहुत लोगों को एक उम्मीद दिखाई है कि हाँ, जिस तरह आप सर्किल या बीडीओ के कार्यालय में जाकर दौड़ते थे, जिस तरह से पैसों का बंटर बाट होता था, वो रुका। तो उसको पलट देना ये कुछ दिखाता है कि सम्राट चौधरी के मन की मंशा में कुछ खोट जरूर है विजय कुमार सिंह। उसे वो रोका जा सकता था पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन तक। और मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि अब उनके लिए तो 2 ही पद है, एक तो विधानसभा के अध्यक्ष का पद है, या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद का अभी तुरंत संजय सारागवी हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो भी फुलफिल हो पाएगा। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बटखरा डाल दिया है कि मुझे चाहिए, तो कहीं वो नहीं होगा तो फिर विजय कुमार सिन्हा के लिए क्या मसला होगा? देखिए, मसला ये होगा कि विजय कुमार सिन्हा को नंबर 2 बनाना होगा, कहना होगा कि ये नंबर 2 है, पहले पर सम्राट चौधरी है, दूसरे पर विजय चौधरी है, विजय सिन्हा है, उनको दिया जाए भूमि सुधार, बोलेंगे भूमि सुधार देंगे, और भी कुछ डिपार्टमेंट दिया जाए। इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश हो गई है। बंगाल का चुनाव है, आज बंगाल का चुनाव चल रहा है, 29 तारीख तक मुझे लगता है ये सारी चीजें होमवर्क होंगी, और बाद 2 या 3 तारीख को जब निकलेगा रिजल्ट, अब मुझे अभी भी लगता है कहीं उससे पहले वोट न हो जाए। कल की बात है, अब कल का मसला भी है, मैटर बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है कल के विधानसभा की बैठक। बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट जिस तरह से होगा और उसमें क्या निकलकर सामने आता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। उसमें सम्राट चौधरी और एनडीए अपनी संख्या बढ़ाने के करीब है, और इस सत्र को बुलाने का मकसद है कि हम अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे। कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस के विधायक कल क्या करेंगे ये देखने की बात है, और आरजेडी का जो वो एक विधायक है वो क्या करने जाता है, पान पार्टी का बैलेंस कहीं गड़बड़ाए तो नहीं, और बहुजन समाज पार्टी का जो नेता जो एकमात्र वो क्या करना चाहता है। तो रात भर कल होमवर्क हुआ है एनडीए की तरफ से, चर्चा तो पहले, और रघुवर सिंह ने साफ कह दिया कि 4 एमएलए कांग्रेस के टूट करा रहे हैं, साफ कह दिया, और ये भी इसमें दम है। तो कल हो सकता है कि कल अपनी संख्या बल को बढ़ाकर दिखाएंगे सम्राट चौधरी कि हमने आते आते इन पार्टियों को तोड़ा, और मेरी संख्या, एनडीए की संख्या भी सदन में तो 201 है, एक स्पीकर को छोड़ देने पर 201 है एनडीए का, और 89 उनको है, तो स्पीकर को अगर छोड़ते हैं तो 88 है, और 85 है ये, तो बहुमत रोकने का कोई सवाल ही नहीं, बहुमत कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुमत बढ़ाने के लिए ये सत्र बुलाया गया, और ये भी कहा जाएगा कि मैंने फ्लोर टेस्ट जीत लिया। बिल्कुल, ये कल देखना होगा फ्लोर टेस्ट में, जिस तरह से आप कह रहे हैं कांग्रेस या आईपी गुप्ता की पार्टी पान पार्टी या बीएसपी के जो विधायक हैं उनमें क्या सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।